नमस्कार। अग्निवेश पीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पीजी की तैयारी के लिए सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो संहिता है वो चरक संहिता है और आज पहले लेक्चर की शुरुआत चरक संहिता से ही करते हैं। तो चरक संहिता शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा चरक संहिता के इतिहास में जाऊंगा। चरक संहिता के लिए लिखा है अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते, यानी अग्निवेश के द्वारा कृत या अग्निवेश के द्वारा बनाया हुआ तंत्र है जिसका चरक ने प्रतिसंस्कार किया। तो इस लाइन से ही पहला क्वेश्चन बनता है, चरक संहिता का प्रतिसंस्करण किस आचार्य ने किया? तो आचार्य चरक ने। चरक संहिता के तंत्रकर्ता कौन है? तो आचार्य अग्निवेश चरक संहिता के तंत्रकर्ता है। चरक संहिता के उपदेष्टा कौन है? तो पुनर्वसु आत्रेय चरक संहिता के उपदेष्टा है। और चौथा जो सवाल है, चरक संहिता के संपूरक यानी इसको पूरित किसने किया? तो दृढ़बल, आचार्य दृढ़बल, उन्होंने चरक संहिता का संपूर्ण किया। तो ये चार तरह के सवाल यहाँ से बनते हैं। सबसे पहला, चरक संहिता के उपदेष्टा पुनर्वसु आत्रेय, चरक संहिता के तंत्रकर्ता महर्षि अग्निवेश, चरक संहिता के प्रतिसंस्कर्ता पुनर्वसु आत्रेय, चरक संहिता के प्रतिसंस्कर्ता आचार्य चरक, चरक संहिता के संपूरक दृढ़बल। चरक संहिता पर कुल 41 टीकाएं लिखी गई। 41 टीकाओं में 17 टीकाएं संस्कृत में लिखी गई हैं। कुल टीकाओं की संख्या 41 और उसमें से संस्कृत टीकाओं की संख्या 17 है। अब कुछ टीकाएं जो इम्पोर्टेंट है वो याद करनी है। ये इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इनका क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली जो टीका है, चरक न्यास। चरक न्यास, चरक संहिता पर लिखी गई टीका चरक न्यास, ये लिखी भट्टार हरिश्चंद्र ने। भट्टार हरिश्चंद्र, इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, न्यास, न्यास यानी न्याय, है ना। भट्टार हरिश्चंद्र या राजा हरिश्चंद्र जो थे वो सत्य के प्रतीक माने जाते थे, यानी न्याय करने के लिए प्रसिद्ध थे। तो चरक न्यास जो टीका है वो भट्टार हरिश्चंद्र ने लिखी। न्याय से याद रखना है हरिश्चंद्र, न्यास हरिश्चंद्र, चरक न्यास हरिश्चंद्र। और इसका काल है 6ठी शताब्दी। हरिश्चंद्र, है अपन हिंदी में जो है लिखते हैं वो 6 की तरह लिखते हैं। 6 की अगर नीचे की घुंडी हटा दें तो वो है बनता है, यानी चरक न्यास का काल है 6ठी शताब्दी या हरिश्चंद्र का काल है 6ठी शताब्दी। तो पहली टीका हो गई चरक न्यास, भट्टार हरिश्चंद्र, काल 6ठी शताब्दी। इसके बाद दूसरी टीका चरक पंजिका। चरक पंजिका के लेखक हैं स्वामी कुमार। चरक पंजिका लेखक हैं स्वामी कुमार। पंजिका, पंजिका को याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, पंजिका यानी भगवान कृष्ण या जन्माष्टमी पर जो प्रसाद मिलता है उसको कहते हैं पंजीरी, है ना। ऐसे ही इसको याद रखना है, पंजिका। पंजिका के लेखक हैं स्वामी। स्वामी भगवान कृष्ण का पर्याय है, यहाँ भगवान कृष्ण को संबोधित करते हैं स्वामी से। तो चरक पंजिका के लेखक हैं स्वामी कुमार और इनका काल है 7वीं शताब्दी। याद रखने के लिए एक अपना कंसेप्ट बना के रखना है, स्वामी 7वीं शताब्दी। तो दूसरी टीका हो गई चरक पंजिका, लेखक स्वामी कुमार, काल इनका है 7वीं शताब्दी। तीसरी टीका है निरंतर पद व्याख्या। चरक संहिता पर जो तीसरी टीका हम लोगों को याद रखनी है वो है निरंतर पद व्याख्या। निरंतर पद व्याख्या के लेखक हैं जिज्जट, आचार्य जिज्जट, इनका काल है 9वीं शताब्दी। निरंतर पद व्याख्या
बाल हैं हम निरंतर कटवाते हैं, अगर निरंतर नहीं कटवाएं तो ये जटाओं का रूप धारण कर लेते हैं। सिर्फ याद रखने के लिए कंसेप्ट बता रहा हूँ, याद कैसे रखना है। आज याद करेंगे, कल भूल जाएंगे, महीने भर बाद भूल जाएंगे, एग्ज़ाम देना है साल भर बाद, हमेशा याद रहे। इसके लिए छोटे छोटे कंसेप्ट बनाने हैं अपन को, ताकि वो हमेशा याद रहे। तो तीसरी टीका है निरंतर पद व्याख्या। निरंतर पद व्याख्या के लेखक हैं जेजट। बाल अगर निरंतर नहीं कटवाए तो वो जटा के रूप में बढ़ जाएंगे, यानी निरंतर पद व्याख्या के लेखक हैं जेजट, और इनका काल है 9वीं शताब्दी। इसके बाद चौथी टीका है न्यास। एक अपन ने पढ़ा चरक न्यास, चरक न्यास के लेखक थे हरिश्चंद्र, और अगली टीका है न्यास। न्यास के लेखक हैं अमित प्रभ। दोनों को कंपैरेटिव याद रखना है। चरक न्यास लेखक हैं भट्टार हरिश्चंद्र, और अगला है न्यास लेखक हैं अमित प्रभ, काल इनका 9वीं शताब्दी। अगली टीका है चरक वार्तिक। चरक वार्तिक, वार्तिक वर्ती, सभी लोग जानते हैं, आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं। वर्ती, वर्ती किससे बनती है? क्षीर से, है ना, दुग्ध से। तो चरक वार्तिक, चरक वार्तिक का लेखक है क्षीर स्वामी दत्त। चरक वार्तिक क्षीर स्वामी दत्त, काल है 9वीं शताब्दी। इसके बाद अगली टीका है परिहार वर्तिका। परिहार वर्तिका, परिहार वर्तिका लेखक हैं, परिहार वर्तिका के लेखक हैं आषाढ़ वर्मा। ठीक है, आगे अपन ऋतुचर्या पढ़ेंगे। परिहार यानी इस ऋतु में इस वस्तु का परिहार करना चाहिए। तो परिहार, परिहार वर्तिका का लेखक है आषाढ़ वर्मा। आषाढ़ महीने का नाम है, सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ। परिहार वर्तिका का लेखक आषाढ़ वर्मा। परिहार से याद रखना है आषाढ़, आषाढ़ एक महीने का नाम है। तो परिहार वर्तिका का लेखक हो गया आषाढ़ वर्मा, और इसका काल भी है 9वीं शताब्दी। तो कुल मिलाकर 9वीं शताब्दी की 4 टीकाएं अपन ने पढ़ी। सबसे पहला न्यास, दूसरा चरक वार्तिक, तीसरा परिहार वर्तिका, और चौथा निरंतर पद व्याख्या। यानी 4 टीकाएं हो गई, निरंतर पद व्याख्या, न्यास, चरक वार्तिक और परिहार वर्तिका। चारों का काल है 9वीं शताब्दी। इसके बाद अगली टीका है व्रत तंत्र प्रदीप। व्रत तंत्र प्रदीप, है ना, इसका लेखक है नर दत्त। नर और नारी दोनों में व्रत किसको माना जाता है? व्रत यानी बड़ा, बड़ा किसको मानते हैं? नर को। तो व्रत तंत्र प्रदीप, केवल अपन को ऑप्शन टिक करना है ना। एग्जाम अपन जो तैयारी कर रहे हैं उसमें ऑप्शन टिक करना है, तो अपन को याद भी इस हिसाब से रखना है कि ऑप्शन देखते ही दिमाग में क्लिक हो जाए वो चीज़। तो व्रत तंत्र प्रदीप, नर व्रत होता है, यानी लेखक हो गया नरदत्त। व्रत तंत्र प्रदीप का लेखक हो गया नरदत्त। काल है 10वीं शताब्दी, काल है 10वीं शताब्दी। इसके बाद अगला है चरक चंद्रिका। अगली टीका है चरक चंद्रिका। चरक चंद्रिका का लेखक है गयदास। गयदास, एक मूवी आई थी देवदास, है ना, देवदास की जो अभिनेत्री थी, या देवदास में जो अभिनेत्री का पात्र था वो था चंद्रमुखी, है ना। तो चरक चंद्रिका, चरक चंद्रिका का लेखक कौन? गयदास। चंद्रिका से गयदास यानी देवदास याद रखना है। चरक चंद्रिका का लेखक देवदास है, गयदास है। चरक चंद्रिका गयदास, यानी इसका काल हो गया 11वीं शताब्दी। 10वीं शताब्दी की एक ही टीका है व्रत तंत्र प्रदीप, नरदत्त। इसके बाद चरक चंद्रिका, लेखक है गयदास, 11वीं शताब्दी। और इस गयदास को ही कहते हैं चंद्रिकाकार, है ना, चंद्रिका टीका लिखने वाला। तो चरक चंद्रिका का लेखक कौन हो गया? गयदास। काल है 11वीं शताब्दी। इसके बाद अगली टीका है चरक भाष्य। चरक भाष्य, चरक भाष्य का लेखक है श्री कृष्ण दत्त। एक अपन ने टीका याद की चरक पंजिका, पंजीरी से स्वामी कुमार। चरक पंजिका का लेखक कौन था? स्वामी कुमार। और एक अगली टीका जो है, दोनों को कंपैरेटिव याद रखना है, जहाँ पर सिमिलर सा हो उसे कंपैरेटिव याद रखना है। तो ये अगली टीका है चरक भाष्य। भाष्य का लेखक है श्री कृष्ण वैद्य। स्वामी कुमार लेखक किसका था? लेखक था कौन सी टीका का? चरक पंजिका का, है ना। और
चरक भाष्य का लेखक कौन है? श्री कृष्ण वैद्य। इसका काल है 11वीं शताब्दी। इसके बाद अगली टीका है आयुर्वेद दीपिका, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद दीपिका टीका ये चक्रपाणी की है। चरक संहिता पर आयुर्वेद दीपिका टीका किस आचार्य ने लिखी? चक्रपाणी ने। और चक्रपाणी का काल बहुत महत्वपूर्ण है। चक्रपाणी का काल याद रखना है, 11वीं शताब्दी का है। चक्रपाणी, आचार्य चक्रपाणी के पर्याय भी याद रखने हैं। आचार्य चक्रपाणी को चरक चतुरानन भी कहा जाता है और आचार्य चक्रपाणी को ही सुश्रुत सहस्त्र नयन भी कहा जाता है। चरक चतुरानन, सुश्रुत सहस्त्र नयन। और इन्होंने चरक संहिता पर कौन सी टीका लिखी? तो आयुर्वेद दीपिका। इसके बाद अगली टीका है चरक तत्व प्रदीपिका। चरक तत्व प्रदीपिका का लेखक है शिवदास सेन। चरक तत्व प्रदीपिका लेखक है शिवदास सेन। एक छोटा सा कंसेप्ट अपने दिमाग में बना लें, जहाँ पर भी तत्व देखें वो टीका शिवदास सेन ने लिखी है ना। तो चरक तत्व प्रदीपिका शिवदास सेन। शिवदास सेन का काल है 16वीं शताब्दी। इसके बाद चरक प्रकाश कौस्तुभ। चरक प्रकाश कौस्तुभ है ना। प्रकाश कौन फैलाते हैं समाज में? प्रकाश फैलाने वाला कौन है? कवि। तो चरक प्रकाश कौस्तुभ, इसका लेखक है नरसिंह कविराज। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। एक अपन ने टीका याद की व्रत तंत्र प्रदीप। व्रत तंत्र प्रदीप का लेखक कौन? नरदत्त। नर बड़ा है, व्रत तंत्र प्रदीप याद किया। यहाँ पर है चरक प्रकाश कौस्तुभ। प्रकाश कौन फैलाता है? कवि। तो नरसिंह कविराज। यहाँ पर नर से नर नहीं है, वहाँ पर नरदत्त था, यहाँ पर नरसिंह कविराज है। तो नरसिंह कविराज चरक प्रकाश कौस्तुभ का लेखक है। इसका काल है 17वीं शताब्दी। इसके बाद अगली टीका है चरक उपस्कार। जो टीका का नाम है चरक उपस्कार, यानी 2 शब्दों का मेल है। चरक उपस्कार, योग हो रहा है, याद रखने के लिए केवल बता रहा हूँ। चरक प्लस उपस्कार, योग हो रहा है। चरक उपस्कार यानी योगेंद्र नाथ सेन। योगेंद्र नाथ सेन। चरक उपस्कार का लेखक कौन? योगेंद्र नाथ सेन। काल है 19वीं शताब्दी। इसके बाद अगली टीका है जल कल्पत्रु। जल कल्पत्रु, जल से याद रखना है गंगा जल। चरक संहिता पर जल कल्पत्रु नाम की टीका किस आचार्य ने लिखी? गंगाधर राय ने। तो जल कल्पत्रु टीका का लेखक हो गया गंगाधर राय। इनका काल है 19वीं शताब्दी। इसके बाद अगले टीकाकार हैं चरक प्रदीपिका। चरक प्रदीपिका लेखक है ज्योतिष चंद्र सरस्वती। याद रखने के लिए कह सकते हैं ज्योति सदैव प्रदीप्त होती है, तो चरक प्रदीपिका ज्योतिष चंद्र सरस्वती। काल है इनका 20वीं शताब्दी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टीकाएं हैं, इनको याद रखना है। सबसे पहले मैंने बताया चरक संहिता पर कुल 41 टीकाएं लिखी हैं, उसमें से 17 संस्कृत टीकाएं हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है चरक संहिता का अंग्रेजी अनुवाद। चरक संहिता का अंग्रेजी में अनुवाद किस आचार्य ने किया? अविनाश चंद्र ने 1891 में चरक संहिता का अंग्रेजी अनुवाद किया है। चरक संहिता पर प्रथम अंग्रेजी संस्करण अनुवाद तो किया अविनाश चंद्र ने, अनुवाद अविनाश चंद्र ने किया, लेकिन प्रथम अंग्रेजी संस्करण यानी इंग्लिश में जो फर्स्ट जो संस्करण आया वो किसका आया? प्राण जीवन मेहता। ये जामनगर के थे प्राण जीवन मेहता। इन्होंने 1949 में फर्स्ट इंग्लिश एडिशन ऑफ चरक संहिता ये पब्लिश कराया, प्राण जीवन मेहता 1949। चरक संहिता का सैद्धांतिक पक्ष जो है, 2 तरह के पक्ष होते हैं, एक तो सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा व्यवहारिक पक्ष। जितनी भी संहिताएं हैं वो दर्शन से सामंजस्य रखती हैं। तो चरक संहिता के 2 पक्ष हो गए, एक सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा व्यवहारिक पक्ष। चरक संहिता का सैद्धांतिक पक्ष सांख्य दर्शन से और व्यवहारिक पक्ष न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन से सामंजस्य रखता है। चरक संहिता का सैद्धांतिक पक्ष जो है वो सांख्य दर्शन और साथ में योग दर्शन भी। तो सांख्य और योग से सामंजस्य रखता है सैद्धांतिक पक्ष, और जो व्यवहारिक पक्ष है वो किससे सामंजस्य रखता है? न्याय और वैशेषिक दर्शन से।
अब बात करते हैं चरक संहिता की विषय वस्तु। चरक संहिता की विषय वस्तु कुल मिलाकर 4 सूत्रों में विभाजित है। 4 सूत्रों में विभाजित है। सबसे पहला गुरु सूत्र, दूसरा शिष्य सूत्र, तीसरा प्रतिसंस्कृत सूत्र और चौथा एकीय सूत्र। अब क्या अर्थ हुआ? चरक संहिता की विषय वस्तु 4 सूत्रों में आधारित है या 4 सूत्रों में विभाजित है। गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृत सूत्र और एकीय सूत्र। सबसे शुरुआत में अपन ने पढ़ा चरक संहिता का उपदेष्टा है पुनर्वसु आत्रेय। ठीक है, तो पुनर्वसु आत्रेय गुरु थे। उन्होंने अपने शिष्यों को जो उपदेश दिया वो किसके अंतर्गत होगा? गुरु सूत्र के अंतर्गत। यानी पुनर्वसु आत्रेय ने अपने शिष्यों से कहा, तो वो गुरु सूत्र। दूसरा है शिष्य सूत्र। शिष्य जैसे आत्रेय के 6 शिष्य थे, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, क्षारपाणी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। पुनर्वसु आत्रेय के कितने शिष्य थे? तो 6 शिष्य थे, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, क्षारपाणी। तो दूसरा हो गया शिष्य सूत्र। तीसरा है प्रतिसंस्कृत सूत्र। यानी भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया। यानी जैसे अपन चरक संहिता का प्रत्येक चैप्टर पढ़ेंगे या हर एक स्थान, हर एक अध्याय, उसमें अग्निवेश प्रश्न पूछता है और पुनर्वसु आत्रेय उसका जवाब देते हैं। तो पहला सूत्र हो गया गुरु सूत्र, दूसरा सूत्र हो गया शिष्य सूत्र, तीसरा है प्रतिसंस्कृत सूत्र। यानी प्रतिसंस्कृता कौन था? चरक। तो वो किसके अंतर्गत आएगा? प्रतिसंस्कृत सूत्र के अंतर्गत। और चौथा है एकीय सूत्र। यानी इन सभी सूत्रों को एकत्र करके जो एक सिद्धांत प्रतिपादित हुआ वो किसके अंतर्गत आएगा? एकीय सूत्र के अंतर्गत। यानी कुल मिलाकर चरक संहिता की विषय वस्तु 4 सूत्रों में विभाजित है। गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृत सूत्र और चौथा एकीय सूत्र। इसके बाद बात आती है आत्रेय की। एक आत्रेय अपन पढ़ा अपन ने अभी, पुनर्वसु आत्रेय। चरक संहिता में ऐसे करके कुल 3 आत्रेय का वर्णन आया है। सबसे पहला आत्रेय पुनर्वसु जो चरक संहिता के उपदेष्टा हैं। प्रथम आत्रेय कौन से? आत्रेय पुनर्वसु जो चरक संहिता के उपदेष्टा हैं। दूसरा कृष्णात्रेय। दूसरा वर्णन आता है चरक संहिता में कृष्णात्रेय का। तो अपन जैसे आगे बढ़ेंगे सूत्र स्थान का 11वां अध्याय, तृष्णेष्णीय अध्याय, उसमें कृष्णात्रेय का वर्णन आया है ना। इन्होंने वहाँ पर अष्टत्रिक का वर्णन किया है। तो अष्टत्रिक का वर्णन किसने किया? कृष्णात्रेय ने। और तीसरे जो आत्रेय हुए हैं वो है भिक्षु आत्रेय। भिक्षु आत्रेय का वर्णन आया है 25वें अध्याय में, यानी यज्ञपुरुषी अध्याय में। भिक्षु आत्रेय, और ये इन्होंने क्या मत प्रतिपादित किया? कालवाद। यानी कालवाद के प्रवर्तक कौन है? भिक्षु आत्रेय। ऐसे करके चरक संहिता में कुल 3 आत्रेय का वर्णन आया है। सबसे पहला आत्रेय पुनर्वसु जो चरक संहिता के उपदेष्टा हैं। दूसरा कृष्णात्रेय जिन्होंने अष्टत्रिक का वर्णन किया, इनका वर्णन है सूत्र स्थान के 11वें अध्याय में। और तीसरा भिक्षु आत्रेय। भिक्षु आत्रेय यानी कालवाद के समर्थक हैं। इनका वर्णन मिलता है यज्ञपुरुषी अध्याय सूत्र स्थान का 25वां चैप्टर। अब इसके बाद चरक संहिता में कुल श्लोक कितने हैं? चरक संहिता को सैद्धांतिक रूप से 12 सहस्त्री संहिता कहा जाता है। 12 सहस्त्री संहिता अर्थात चरक संहिता में 12,000 श्लोक हैं, लेकिन उपलब्ध श्लोकों की संख्या है 9295, यानी 9295, 9295। चरक संहिता को 12 सहस्त्री संहिता कहा जाता है, यानी 12,000 श्लोक वाली संहिता है, लेकिन उपलब्ध श्लोक कितने हैं? 9295, 9295। तो चरक संहिता में उपलब्ध श्लोकों की संख्या हो गई 9295। चरक संहिता को कितने श्लोक वाली संहिता कहते हैं? 12 सहस्त्री संहिता, यानी 12,000 श्लोक हैं। चरक संहिता में कुल योगों की संख्या, कुल फॉर्मुलेशन यानी टोटल फॉर्मुलेशन या कुल योग कितने हैं? 1949, 1949। ठीक है। अब चरक संहिता 2 पार्ट है, एक पूर्वार्ध
और दूसरा उत्तरार्ध। कुल स्थान चरक संहिता में 8 हैं। सबसे पहला सूत्र स्थान, सूत्र स्थान के बाद निदान स्थान, निदान स्थान के बाद आता है विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। चरक संहिता में कुल 8 स्थान हैं और कुल अध्यायों की संख्या है 120। चरक संहिता में कुल अध्याय कितने हैं? 120। कुल स्थान कितने हैं? 8। अब हर एक स्थान में कितने कितने अध्याय हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला चरक संहिता का स्थान है सूत्र स्थान। तो चरक संहिता के सूत्र स्थान में 30 अध्याय हैं। चरक संहिता के निदान स्थान में 8 अध्याय हैं। विमान स्थान में 8 अध्याय हैं। शारीर स्थान में 8 अध्याय हैं। इंद्रिय स्थान में 12 अध्याय हैं। तो ये 5 स्थान हो गए पूर्वार्ध में, यानी चरक संहिता प्रथम भाग जो है। फिर इसके बाद चरक संहिता का द्वितीय भाग, द्वितीय भाग में 3 स्थान हैं। एक तो चिकित्सा स्थान, दूसरा कल्प स्थान और तीसरा सिद्धि स्थान। चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय हैं, कल्प स्थान में 12 अध्याय हैं और सिद्धि स्थान में 12 अध्याय हैं। ऐसे करके चरक संहिता में कुल अध्यायों की संख्या 120 है और चरक संहिता में कुल स्थान की संख्या 8 है। अब अपन ने शुरुआत में पढ़ा था चरक संहिता के उपदेष्टा आत्रेय, चरक संहिता के तंत्रकर्ता अग्निवेश, प्रतिसंस्कर्ता चरक और संपूरक हैं दृढ़बल। तो कुल जो 120 अध्याय हैं, इनमें से दृढ़बल ने 41 अध्यायों की रचना की है, अर्थात 41 अध्यायों का संपूर्ण किया है आचार्य दृढ़बल ने। इसीलिए इन्हें चरक संहिता का संपूरक कहा जाता है। 41 अध्याय इन्होंने लिखे, जिसमें से 17 अध्याय चिकित्सा स्थान के हैं, 12 अध्याय कल्प स्थान के हैं और 12 अध्याय सिद्धि स्थान के हैं। ऐसे करके 41 अध्याय दृढ़बल ने चरक संहिता के पूरित किए हैं। ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा बहुत आइडिया चरक के बारे में भी होना चाहिए। चरक कौन था? तो चरक के लिए कहा जाता है चरक विशुद्ध का पुत्र था। आचार्य चरक जो थे वो विशुद्ध के पुत्र, वैशंपायन के शिष्य और कनिष्क के राजवैद्य थे, है ना। चरक कहाँ के रहने वाले थे? तो चरक पंचनद प्रांत के इरावती और चंद्रभागा नदियों के बीच में स्थित कपिस्थल ग्राम के रहने वाले थे। इरावती और चंद्रभागा नदियों के बीच में एक ग्राम है, कपिस्थल ग्राम था। कपिस्थल ग्राम के रहने वाले थे। चरक विशुद्ध के पुत्र थे, वैशंपायन के शिष्य और कनिष्क के राजवैद्य थे। फिर इसके बाद दृढ़बल कपिलबली के पुत्र थे और दृढ़बल का काल माना जाता है 4वीं शताब्दी, 4th सेंचुरी। आप सभी आचार्यों के काल की बात कर लेते हैं। जैसे पुनर्वसु आत्रेय, इनका काल है ईसा से पूर्व 10वीं शताब्दी। ये भी सही है। ईसा से पूर्व 1000 वर्ष भी कह सकते हैं, या ईसा से पूर्व 10वीं शताब्दी पुनर्वसु आत्रेय का काल है। पुनर्वसु आत्रेय के ही शिष्य थे अग्निवेश, तो वो उन्हीं के समकक्ष माने जाते हैं, यानी उनका भी काल ईसा से पूर्व 10वीं शताब्दी है। आचार्य चरक, इनका काल माना जाता है ईसा पूर्व 2री शताब्दी, या इसी को ही कह सकते हैं ईसा से 200 वर्ष पूर्व। और दृढ़बल का काल ईसा के पश्चात, यानी 4वीं शताब्दी दृढ़बल का काल है। तो ये जो पूरा पार्ट है ये इतिहास से संबंधित है। इनमें से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। अब चरक संहिता में मैंने बताया आपको 8 स्थान हैं और उनमें से सबसे पहला स्थान है चरक सूत्र स्थान। तो आज शुरुआत कर रहे हैं अपन चरक सूत्र स्थान से। तो चरक सूत्र स्थान में पहले मैंने आपको बता दिया है, चरक सूत्र स्थान में कुल 30 अध्याय हैं और जो 30 अध्याय हैं उसमें सबसे पहला अध्याय है दीर्घजीवितीय अध्याय। अब ये जो 30 अध्याय चरक संहिता चरक सूत्र स्थान के हैं, ये 30 अध्याय 7 चतुष्क में विभाजित हैं। 30 अध्याय 7 चतुष्क में विभाजित है। चतुष्क का मतलब 4, यानी एक चतुष्क में 4 अध्याय।
तो कुल मिलाकर 7 चतुष्क हुए, यानी 7 चौक 28, 28 चैप्टर्स। तो बाकी के जो 2 चैप्टर बचते हैं 29 और 30, इनको कहते हैं संग्रह अध्याय। अर्थात चरक संहिता सूत्र स्थान 7 चतुष्क में विभाजित है, यानी 28 चैप्टर हो गए। इसके अलावा जो 2 चैप्टर हैं उनको कहते हैं संग्रह द्वय, यानी 2 अध्याय संग्रह द्वय के नाम से जाने जाते हैं, 29 और 30। तो 29वां जो चैप्टर है वो दशविध प्राणायतन, और 30वां जो चैप्टर है अर्थे दश महामूली अध्याय। इन दोनों चैप्टर्स को कहते हैं संग्रह द्वय। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने संग्रह द्वय के बारे में पढ़ लिया, याद कर लिया। 2 अध्याय हैं संग्रह द्वय, 29 और 30, दशविध प्राणायतन और अर्थे दश महामूली अध्याय। ठीक है, अब अपन को 7 चतुष्क याद करने हैं, यानी 7 चतुष्क में कौन कौन से अध्याय हैं और इनका क्रम क्या है। तो 7 चतुष्क को याद करने का क्रम है BSNL कर्या, BSNL कर्या। बी से है भेषज चतुष्क, यानी सूत्र स्थान का प्रथम चतुष्क कौन सा, भेषज चतुष्क, बी से भेषज चतुष्क। दूसरा S, BS, S से कौन सा चतुष्क, स्वस्थ चतुष्क, दूसरा चतुष्क है स्वस्थ चतुष्क। फिर इसके बाद NL, N के नीचे L लगाना है, NL, यानी N से है निर्देश चतुष्क। पहला चतुष्क हो गया भेषज चतुष्क, दूसरा स्वस्थ चतुष्क, तीसरा निर्देश चतुष्क। ठीक है, इसके बाद कर्या, KRYA, कर्या, के से क्रिया चतुष्क, या इसी को कह सकते हैं कल्पना चतुष्क, कल्पना चतुष्क या क्रिया चतुष्क, ये चौथा चतुष्क है। इसके बाद 5वां चतुष्क है R से रोग चतुष्क, KRYA, यानी के से कल्पना चतुष्क, R से रोग चतुष्क, Y से योजना चतुष्क, Y से योजना चतुष्क, यानी छठा चतुष्क कौन सा हो गया, योजना चतुष्क। और 7वां चतुष्क है अन्नपान चतुष्क, A से अन्नपान। तो ऐसे करके सूत्र स्थान 7 चतुष्क में विभाजित है। सबसे पहला भेषज चतुष्क, दूसरा स्वस्थ चतुष्क, तीसरा निर्देश चतुष्क, चौथा कल्पना चतुष्क, 5वां रोग चतुष्क, छठा योजना चतुष्क और 7वां अन्नपान चतुष्क। इसके बाद जो 2 अध्याय बचते हैं 29 और 30, वो संग्रह द्वय के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज इसमें और अपन यहीं पे याद कर लेते हैं, सूत्र स्थान शुरुआत करने से पहले चरक संहिता में कुल 7 संभाषा परिषद का वर्णन है। 7 संभाषा परिषद का वर्णन मिलता है चरक संहिता में, जिसमें से 4 संभाषा परिषद सूत्र स्थान में वर्णित है, 4 संभाषा परिषद सूत्र स्थान में वर्णित है, 2 संभाषा परिषद शारीर स्थान में वर्णित है, और अंतिम 1 संभाषा परिषद का वर्णन सिद्धि स्थान में मिलता है। तो चरक संहिता में कुल 7 संभाषा परिषद का वर्णन है, जिसमें से 4 संभाषा परिषद सूत्र स्थान में वर्णित है, 2 संभाषा परिषद शारीर स्थान में वर्णित है, और 1 संभाषा परिषद का वर्णन सिद्धि स्थान में मिलता है। सबसे पहली संभाषा पहले अध्याय में, यानी सूत्र स्थान का जो प्रथम अध्याय, जहाँ से अपन शुरुआत करेंगे, दीर्घ जीवितीय अध्याय, उसमें प्रथम संभाषा परिषद का वर्णन है। और इस संभाषा परिषद का जो विषय है वो आयुर्वेद अवतरण है, यानी चरक संहिता की प्रथम संभाषा परिषद दीर्घ जीवितीय अध्याय में वर्णित है। और ये किस विषय पर आधारित है, तो आयुर्वेद के अवतरण से संबंधित है, यानी आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई, आयुर्वेद के अवतरण से संबंधित है प्रथम संभाषा। और इसमें कुल 53 आचार्यों ने भाग लिया है, या 53 महर्षियों ने भाग लिया है। तो चरक संहिता की प्रथम संभाषा दीर्घ जीवितीय अध्याय में आयुर्वेद के अवतरण से संबंधित है, और इसमें 53 आचार्यों ने या 53 महर्षियों ने भाग लिया। दूसरी संभाषा 12वें अध्याय में, यानी सूत्र स्थान का 12वां अध्याय वात कला कली अध्याय, इसमें वर्णित है।
और इस संभाषा परिषद का जो विषय है वात, पित्त और कफ के गुण और कर्मों से संबंधित है। इसमें कुल 8 आचार्यों ने भाग लिया। चरक संहिता की दूसरी संभाषा परिषद सूत्र स्थान के 12वें अध्याय में वर्णित है। 12वां अध्याय अर्थात वातकलाकली अध्याय। इसमें कुल 8 आचार्यों ने भाग लिया और इस संभाषा परिषद का जो विषय है वो है वात, पित्त, कफ के गुण कर्मों से संबंधित। प्रथम संभाषा परिषद का विषय था आयुर्वेद के अवतरण से संबंधित। दूसरी संभाषा परिषद का विषय है वात, पित्त, कफ के गुण कर्मों से संबंधित। प्रथम संभाषा परिषद में 53 आचार्यों ने भाग लिया और द्वितीय संभाषा परिषद में 8 आचार्यों ने भाग लिया। इसके बाद तृतीय संभाषा परिषद जो है उसका वर्णन मिलता है यज्ञ पुरुषीय अध्याय में। यज्ञ पुरुषीय यानी सूत्र स्थान का 25वां अध्याय यज्ञ पुरुषीय अध्याय। और इस संभाषा परिषद का विषय है पुरुष तथा रोगों की उत्पत्ति से संबंधित, अर्थात पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई और रोग की उत्पत्ति कैसे हुई। पुरुष तथा रोग की उत्पत्ति से संबंधित संभाषा परिषद अर्थात तृतीय संभाषा, इसका वर्णन मिलता है यज्ञ पुरुषीय अध्याय में और इसमें कुल 11 आचार्यों का वर्णन है। 11 आचार्यों ने भाग लिया इसमें। इसके बाद चौथी संभाषा परिषद जो है वो 26वें अध्याय में है। 26वां अध्याय यानी आत्रेय भद्र काव्य अध्याय। और इस संभाषा परिषद का विषय था रसों की संख्या, यानी रसों की संख्या से संबंधित संभाषा। 26वें अध्याय में अध्याय का नाम है आत्रेय भद्र काव्य अध्याय और इसमें 10 आचार्यों ने भाग लिया। अर्थात चरक संहिता के सूत्र स्थान में कुल 4 संभाषा परिषद हैं। पहला दीर्घजीवितीय अध्याय में, दूसरी वातकलाकली अध्याय में, तीसरी यज्ञ पुरुषीय अध्याय में और चौथी आत्रेय भद्र काव्य अध्याय में। इसके बाद 2 संभाषा परिषद जो है वो शारीर स्थान में वर्णित है। पहला खुड्डिका गर्भावक्रांति शारीर यानी शारीर स्थान का 3रा चैप्टर, ये गर्भ की उत्पत्ति से संबंधित है। खुड्डिका गर्भावक्रांति शारीर यानी शारीर स्थान का 3रा अध्याय गर्भ की उत्पत्ति से संबंधित संभाषा। इसके बाद दूसरी संभाषा जो शारीर स्थान की है वो 6ठे अध्याय में है शरीर विचय शारीर। शरीर विचय शारीर यानी शारीर स्थान का 6ठा अध्याय शरीर विचय शारीर। और इस संभाषा परिषद का जो विषय है वो है गर्भ में सर्वप्रथम अंग उत्पत्ति से संबंधित। यानी कुल मिलाकर शारीर स्थान में 2 संभाषा परिषद का वर्णन मिलता है। पहला 3रा अध्याय खुड्डिका गर्भावक्रांति गर्भ की उत्पत्ति से संबंधित संभाषा है। दूसरा 6ठा अध्याय शरीर विचय शारीर। और इस संभाषा परिषद का जो विषय है वो है गर्भ में सर्वप्रथम अंग उत्पत्ति, यानी गर्भ में सबसे पहले कौन सा अंग उत्पन्न हुआ, ये शारीर स्थान के 6ठे अध्याय में वर्णित है। तो ऐसे सूत्र स्थान में 4 संभाषा हो गई, शारीर स्थान में 2 संभाषा हो गई और अंतिम जो संभाषा है यानी 7वीं संभाषा परिषद है वो सिद्धि स्थान में वर्णित है। सिद्धि स्थान का फल मात्रा सिद्धि अध्याय, फल मात्रा सिद्धि अध्याय इसमें वर्णित है 7वीं संभाषा परिषद और ये बस्ती के गुणों से संबंधित है। चैप्टर का नाम ही क्या है, फल मात्रा सिद्धि, यानी बस्ती का जो फल है वो क्या होगा, यानी बस्ती के गुणों से संबंधित है। बस्ती के गुणों से संबंधित 7वीं संभाषा परिषद कहाँ पर है, सिद्धि स्थान के फल मात्रा सिद्धि अध्याय में। ऐसे करके चरक संहिता में कुल 7 संभाषा परिषद का वर्णन मिलता है, जिसमें से 4 सूत्र स्थान में है, 2 शारीर स्थान में है और 1 सिद्धि स्थान में है। अब मैं जैसा कि पहले आपको बता चुका हूँ, चरक संहिता का संपूर्ण आचार्य दृढ़बल ने किया और दृढ़बल ने चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय, कल्प स्थान के 12 अध्याय और सिद्धि स्थान के 12 अध्याय लिखे हैं। अर्थात जो 7वीं संभाषा परिषद है वो किसके द्वारा आयोजित हुई, दृढ़बल के द्वारा। यानी सिद्धि स्थान का रचना या सिद्धि स्थान की रचना आचार्य दृढ़बल ने की है। तो जो 7वीं संभाषा है फल मात्रा सिद्धि अध्याय की वो किसके द्वारा आयोजित हुई है, दृढ़बल के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बनता है, दृढ़बल के द्वारा आयोजित संभाषा परिषदों की संख्या कितनी, तो 1। चरक संहिता में कुल संभाषा परिषद की संख्या कितनी है, तो 7। ठीक है।
तो यहाँ तक ये जो पूरा पार्ट है ये चरक संहिता के इतिहास से संबंधित और उसके जनरल इंट्रोडक्शन से संबंधित है। अब इसके बाद अपन सीधा आ जाएंगे दीर्घजीवितीय अध्याय पर। सबसे पहले अपन सूत्र स्थान की शुरुआत करेंगे और सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय है दीर्घजीवितीय अध्याय। सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय है दीर्घजीवितीय अध्याय। सबसे पहले देखिए दीर्घजीवितीय अध्याय का पहले नंबर का श्लोक लिखा है, अथातो दीर्घजीवितीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः। अथातो दीर्घजीवितीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस श्लोक में कितने पद हैं। तो इस श्लोक में कुल पदों की संख्या है 8, या इस सूत्र में 8 पद हैं। 8 पद कैसे हैं? सबसे पहले अथातो अथ इति, अथातो अथ इति, तो 2 पद हो गए। इसके बाद दीर्घजीवितीयम अध्यायम, यानी सबसे पहला दीर्घ, फिर इसके बाद जीवित और अध्याय, यानी 3 पद हो गए। अथातो अथ इति 2 पद, दीर्घ जीवित अध्याय यानी 3 पद, और व्याख्यास्यामः इसमें भी 3 पद हैं। ऐसे करके इस सूत्र में कुल पदों की संख्या कितनी है? 8। अथातो दीर्घजीवितीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः, इस सूत्र में पदों की संख्या कितनी है? 8 है। इसके बाद देखिए सीधा जाइए श्लोक नंबर 3 पर। श्लोक नंबर 3 में लिखा है, दीर्घ जीवनम इच्छने भरद्वाजम उपागमतः इंद्रम उग्रतपा बुधा शरण्यम अमरेश्वरम। इंद्रम उग्रतपा बुधा शरण्यम अमरेश्वरम, अर्थात अमरेश्वर। अमरेश्वर किसका पर्याय है? इंद्र का। अमरेश्वर किसका पर्याय है? इंद्र का। और इसी श्लोक में पहले लिखा उग्रतपा, तो क्वेश्चन पूछा जाता है उग्रतपा किसका पर्याय है? तो भारद्वाज का। तो इस श्लोक में 2 चीज़ें याद रखनी हैं, उग्रतपा भारद्वाज का पर्याय है और अमरेश्वर इंद्र का पर्याय है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कोटेशन नंबर 4 और 5। कोटेशन नंबर 4 और 5 आयुर्वेद के अवतरण से संबंधित है। आयुर्वेद के अवतरण से संबंधित है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, चरक संहिता में आयुर्वेद का अवतरण कहाँ पर वर्णित है? तो रेफरेंस याद रखना है दीर्घजीवितीय अध्याय में। और आयुर्वेद का अवतरण यानी आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई आचार्य चरक के अनुसार? तो देखिए लिखा है, ब्रह्माणाम ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेद प्रजापति, यानी जो आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा को हुआ है ना, ब्रह्मा को ज्ञान आयुर्वेद का किस तरह से हुआ? उनके ज्ञान चक्षु से, है ना, ये भी आगे आ जाएगा। तो आयुर्वेद का ज्ञान सर्वप्रथम किसे हुआ? ब्रह्मा को। फिर इसके बाद ब्रह्मा ने आयुर्वेद का ज्ञान किसको दिया? जग्राहम निखिलेन आदान अश्विनो तु पुनस्ततः, यानी ब्रह्मा से आयुर्वेद का ज्ञान किसको प्राप्त हुआ? दक्ष प्रजापति को। ब्रह्माणाम ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेद है प्रजापति, यानी ब्रह्मा ने आयुर्वेद का ज्ञान प्रजापति को दिया या दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति से आयुर्वेद का ज्ञान किसे हुआ? अश्विनी कुमारों को। तो ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार। अश्विभ्याम भगवान शक्रम, अश्विनी कुमारों से भगवान शक्र को। शक्र इंद्र का पर्याय है। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं इंद्र का पर्याय अमरेश्वर। तो इंद्र, भगवान इंद्र का दूसरा पर्याय जो है वो क्या है? शक्र, यानी शक्र किसका पर्याय हो गया? इंद्र का। तो आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमारों से भगवान इंद्र और इंद्र से भारद्वाज। प्रतिपदे केवलम ऋषि प्रोक्तो भरद्वाजम, यानी इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान किसको प्राप्त हुआ? भारद्वाज को। भरद्वाज तस्मात् शक्रम उपागमते, मतलब भारद्वाज इंद्र की शरण में गए तो उन्हें आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आयुर्वेद का अवतरण कैसे है? ब्रह्मा, ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमारों से इंद्र, इंद्र से भारद्वाज और भारद्वाज से आत्रेय पुनर्वसु।
भरद्वाज से आत्रेय, पुनर्वसु। तो चरक संहिता के अकॉर्डिंग आयुर्वेद का अवतरण क्या हो गया? ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमारों से इंद्र, इंद्र से भारद्वाज और भारद्वाज से आत्रेय। यानी पुनर्वसु आत्रेय को आयुर्वेद का उपदेश किसने दिया? भारद्वाज। ठीक है। इसके बाद संभाषा परिषद का वर्णन अपन ने पढ़ा था। चरक संहिता में कुल 7 संभाषा परिषद हैं, जिसमें प्रथम संभाषा का वर्णन दीर्घजीवितीय अध्याय में है। तो जो नेक्स्ट श्लोक है 6 और 7 ये प्रथम संभाषा से संबंधित है और इसमें लिखा विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शारीरिणाम तप उपवासा अध्ययनम ब्रह्मचर्य व्रत योषा तदा भूतेष्व अनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षय समेता पुण्यकर्मणि पार्श्वे हिमवत शुभे। यानी जो प्रथम संभाषा परिषद आयोजित हुई उसका स्थान क्या था? पार्श्वे हिमवते शुभे, यानी हिमालय के पार्श्व में। ठीक है। प्रथम संभाषा परिषद किससे संबंधित थी? आयुर्वेद के अवतरण से संबंधित। कितने आचार्यों ने भाग लिया? पहले पढ़ चुके हैं अपन। 53 आचार्य या 53 महर्षियों ने इसमें भाग लिया। 53 कहाँ पर आयोजित हुई? पार्श्वे हिमवते शुभे, यानी हिमालय के पार्श्व में आयोजित हुई। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कोटेशन नंबर 8 से लेकर 14, श्लोक नंबर 8 से लेकर 14। इसमें समस्त 53 महर्षियों का वर्णन है। इसकी डिटेल में नहीं जाना है, केवल संख्या याद रखनी है। 53 महर्षियों ने भाग लिया आयुर्वेद के अवतरण से संबंधित संभाषा परिषद में। कितने महर्षियों ने भाग लिया? 53। इसके बाद श्लोक नंबर 15, कोटेशन नंबर 15 देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 चीजें हैं। इनको सम्मिलित रूप से कहा जाता है पुरुषार्थ चतुष्टय। क्वेश्चन है पुरुषार्थ चतुष्टय में क्या क्या सम्मिलित है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। श्लोक में लिखा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनका मूल किसे माना है? आरोग्य को। यानी आरोग्य ही पुरुषार्थ चतुष्टय का मूल है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसे सम्मिलित रूप से पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है और इसका मूल माना है आरोग्य को। तो इस कोटेशन का रेफरेंस याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इसका रेफरेंस याद रखेंगे। कौन से अध्याय का श्लोक है? दीर्घजीवितीय अध्याय का, यानी सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। इसके बाद लिखा है रोगस्तस्य अपरतारः श्रेयसो जीवितस्य च। रोगस्तस्य अपरतारः, यानी जो पुरुषार्थ चतुष्टय है इसकी प्राप्ति में बाधक कौन होता है? रोग। रोगस्तस्य अपरतारः श्रेयसो जीवितस्य च। श्रेयस, श्रेयस यानी सुख, 2 तरह के हैं, अलौकिक सुख और लौकिक सुख। जो लौकिक सुख है उसको जीवित माना है और श्रेयस यानी अलौकिक सुख। सुख 2 तरह के हो गए, एक तो अलौकिक सुख और दूसरा लौकिक सुख। लौकिक सुख मतलब इस लोक में, यानी जीवित व्यक्ति का सुख। श्रेयसो जीवितस्य च, श्रेयसो जीवितस्य च। श्रेयस का मतलब हो गया अलौकिक, यानी इस लोक के बाद श्रेयस, उस सुख को क्या नाम दिया? श्रेयस। और दूसरा लौकिक सुख। लौकिक सुख मतलब जीवित व्यक्ति का, जीवित व्यक्ति का। तो 2 चीजें हो गई, श्रेयस और जीवित। श्रेयस और जीवित, ये 2 तरह के सुख हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए श्लोक नंबर 18, 19, 20 और 21। इन श्लोकों में भी भगवान इंद्र के पर्याय दिए हुए हैं, ये याद रखने हैं। पहले अपन 2 पर्याय पढ़ चुके हैं, एक तो अमरेश्वर इंद्र का पर्याय है, शक्र इंद्र का पर्याय है। अब देखिए श्लोक नंबर 18, सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष भी इंद्र का पर्याय है। सचीपति इंद्र का पर्याय है। फिर इसके बाद श्लोक नंबर 20 में लिखा बलहंतार,
बलहंतार किसका पर्याय है? इंद्र का। और सुरेश्वर, जैसे अमरेश्वर है ऐसे ही सुरेश्वर, ये भी इंद्र का पर्याय है। इसके बाद आ जाइए श्लोक नंबर 24 लिखा है, हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुरपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधेयम पितामह। यानी त्रिसूत्र किसको कहा जाता है? हेतु, लिंग और औषध। हेतु, लिंग और औषध, इनको सम्मिलित रूप से क्या संज्ञा दी है? त्रिसूत्र। तो त्रिसूत्र किसको कहेंगे? हेतु यानी रोग की उत्पत्ति के कारण, दूसरा लिंग यानी रोग के लक्षण, हेतु, लिंग, और तीसरा है औषध, इनको सम्मिलित रूप से कहा जाता है त्रिसूत्र, है ना। तो ये क्वेश्चन है त्रिसूत्र संज्ञा किसको देंगे? हेतु, लिंग और औषध को। फिर आगे लिखा, शाश्वतम पुण्यम बुबुधम यम पितामह। बुबुधम अर्थात ब्रह्मा को आयुर्वेद का ज्ञान कैसे हुआ? स्वयं के प्रकाशन से। यानी जो आयुर्वेद है वो त्रिसूत्र रूपी है, यानी हेतु, लिंग और औषध स्वरूप है। यानी त्रिसूत्र में क्या क्या चीज़ें आ गई? हेतु, लिंग और औषध। और इसी कोटेशन में आगे एक टर्म लिखी है बुबुधे, यानी स्वयं के प्रकाशन से, अर्थात ब्रह्मा को आयुर्वेद का ज्ञान स्वयं के प्रकाशन से हुआ, यानी अपने ज्ञान चक्षु से हुआ। पितामह ब्रह्मा के लिए आया है, यानी आयुर्वेद के पितामह कौन माने जाते हैं? ब्रह्मा। इसके बाद देखिए कोटेशन नंबर 25, इसमें लिखा, सो अनंत अपारम त्रिस्कंधम आयुर्वेद। त्रिस्कंधम यानी त्रिस्कंध संज्ञा भी किसे दी है? हेतु, लिंग और औषध को। यानी आयुर्वेद जो है वो त्रिसूत्र रूपी है या त्रिस्कंध रूपी है। तो अगर पूछा जाता है त्रिस्कंध तो वो भी क्या है? हेतु, लिंग और औषध।